हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजकुमार जाखड़ आपके अपने YouTube चैनल राज एजुकेटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, जितने भी रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो मेंस एग्जाम हो चाहे रीट प्री एग्जाम हो, उनके लिए ये चैनल बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब काम कर रहा है। तो एक बार इस चैनल का विजिट करके आप रीट के बारे में जान सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से हम उनका अच्छी तरीके से निचोड़ निकाल सकते हैं और कैसे हम उनकी खोपड़ी में छेद कर सकते हैं। आज के इस बेहतरीन सेशन में मैं मेरे सभी रीट अभ्यर्थियों के लिए, सारे दोस्तों के लिए, रीट प्री एग्जाम के लिए और मेंस के लिए जो हमें एक रूपरेखा तैयार करनी है, उसकी आधारशिला को ध्यान में रखते हुए आज के इस बेहतरीन सेशन के अंदर मैं लेकर के आया हूं ग्रेड थर्ड यानी रीट 2017 का पेपर, जिसमें हम साइंस के पेपर का पोस्टमार्टम करने वाले। साइंस के पेपर में कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बना था और कहां से क्वेश्चन पुट कर दिया गया था, ये सारी की सारी बातें आज हम जानेंगे। उन्हीं टॉपिकों में, उन्हीं क्वेश्चनों के आसपास के सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम की दृष्टि से कैसे मोस्ट हो सकते हैं और उनको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, ये सारी बातें आज के इस बेहतरीन सेशन के अंदर जानने वाले हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का विजिट करके रीट से संबंधित बहुत जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और आराम से आप पेपर को क्रैक कर सकते हैं। तो क्या आगाज कर दिया जाए? तो आज के इस बेहतरीन सेशन का हम आगाज कर देते हैं और जानते हैं रीट 2017 आई थी, जिसका पेपर 18 में हुआ था, उसमें किस प्रकार के साइंस के क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो देखो, शुरुआत कर देते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन के, और इसमें आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था जो रीट 2017 जो एग्जाम 2018 में हुई थी, वहां पर हमें साइंस के रूप में देखने को मिला था। देखो दोस्तों, बात करते हैं। यहां पर आपके सामने ऑप्शन लिखा है गोल्जी काई, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतरप्रदेवी जालिका और हरित लवक। ये चार ऑप्शंस यहां पर दिए गए थे एग्जाम के अंदर। हम यहां पर करेक्ट आंसर के पास में तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जो अन्य ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में वो चीजें मैं आपको बता करके जाऊंगा जो रीट प्री हो या मेंस हो, साइंस में 2025-26 में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो मेंस एग्जाम है उसकी संभावना 26 जनवरी में होगी, तो प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। चलो देखो, वो कौन सी बातें हैं जिनके बारे में चर्चा करने चाहते हैं। देखो, पहली बात तो है कि इसका करेक्ट आंसर निकल के आया था उस समय माइटोकॉन्ड्रिया। क्या निकल के आया था? माइटोकॉन्ड्रिया। पहले तो लॉक कर देंगे कि यहां पर क्रिस्टी के लिए किसको हमें लॉक करना है, माइटोकॉन्ड्रिया को लॉक करना है। अब देखो, ऑप्शन एक के ऊपर बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? गोल्जी बॉडी लिखा हुआ है। एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था कैमिलो गोल्जी। क्या था? कैमिलो गोल्जी। वो बात करके जाएंगे यहां पर जो हर एक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है, तो रीट की खोपड़ी में कैसे छेद कर सकती है। देखो, कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने 1898 में, ध्यान देना, 1898 में उल्लू की तंत्रिका कोशिका में, ये लो धमाका कर दिया, पहला ही धमाका कर दिया। उल्लू की तंत्रिका कोशिका में किसको देखा था, किसकी खोज की थी? गोल्जी बॉडी की खोज की थी। और अपने नाम के आधार पर उसको क्या नाम दे दिया था? गोल्जी काई नाम दे दिया था। सर जी, इसके बारे में और कोई बातें? तो बिल्कुल, देखो, गोल्जी काय के बारे में तो हमें बहुत सारी बातें करनी है। देखो, गोल्जी बॉडी क्या कहना चाहता है, एक बात तो आपको यह पकड़ लेना है। कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा है, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग कौन सा है और इकहरी झिल्ली वाला कोशिकांग कौन सा है। तो दोस्तों, याद रखना, ये जो गोल्जी बॉडी होता है ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। एक तो ये आपको रट्टा लगा लेना है, ठीक है ना। एकल झिल्ली युक्त क्या है? एक प्रकार का कोशिकांग है। सर ये तो कोई बात नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन जो हमें याद है। गोल्जी बॉडी के बारे में वो बताओ जो एग्जाम में आ सकता है। लो साहब, गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य होता है श्रावण करना, सीक्रीशन करना, जो 2015 में आया हुआ था रीट में। क्या आया था कि निम्न में से श्रावण का महत्वपूर्ण काम कौन करता है? तो आपको टिका देना है कि गोल्जी बॉडी का काम होता है महत्वपूर्ण श्रावण करना। किसका श्रावण करना? तो ये कुछ पदार्थों का श्रावण करता है। याद रखना दोस्तों, गोल्जी बॉडी को यातायात प्रबंधक केंद्र के नाम से भी जानते हैं। इसको यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। याद रखना, इसको क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधक कहते हैं। यानी जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका मैनेजमेंट किस कोशिकांग को कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। बोलो, नहीं बात सीखी या नहीं सीखी? बिल्कुल सीखी। और बताओ गोल्जी बॉडी के बारे में। लो सा, गोल्जी बॉडी के बारे में और महत्वपूर्ण बात, जो मानव की शुक्राणु कोशिका होती है, शुक्राणु का एक्रोसोम बनाने का काम भी किसका होता है? गोल्जी बॉडी का होता है। एक नई चीज और सीखने को मिल गई भाई, एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। और काम की बातें कर लेते हैं। तो देखो, ये जो
गोल्जी काय होता है, ये क्या काम करता है, लाइसोसोम को बना लेता है। किसको बना लेता है, लाइसोसोम को। किसके साथ में मिलकर के, अंतर्प्रद्रवी जालिका के साथ में मिलकर के। तो पहले ऑप्शन का आपके सामने पोस्टमार्टम बड़ा ही शानदार रहा होगा। अब बात कर लेता हूं मैं जो सेकंड ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसका पहला पॉइंट तो आपको लाडले ये पकड़ लेना है, ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कैसा कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। बोलो याद रखोगे या नहीं रखोगे, रखना पड़ेगा। यदि आपको रीड करेक्ट करना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है। चलो ये तो इसका सिंपल सा पॉइंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यदि मैं बात करना चाहूं, पकड़ना पॉइंट को, एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था कोल्लिकर। कौन था, कोल्लिकर। कोल्लिकर ने क्या काम किया, कीटों की रेखित कोशिका में, देखो याद रखना इसको, कीटों की रेखित कोशिका में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। बोलो याद रख लोगे, बहुत अच्छा। अब देखो इसके बाद में और बात कर लेते हैं। एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था फ्लेमिंग। जिसका नाम क्या था, फ्लेमिंग। ध्यान से समझना बेटा, बहुत शानदार दमदार मेरे दोस्तों, ऐसी खुराक देके जाऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि में पक्का पक्का धमाका करने वाली है। फ्लेमिंग ने क्या कहा, इसको फाइला कह दिया। लो साहब कोई दिक्कत नहीं, कब कहा, 1882 में कहा था। ठीक है, रट्टा लगा लोगे। इसके बाद में एक वैज्ञानिक और आया जिसका नाम था अल्टमान, और अल्टमान ने कहा कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया तो बायोप्लास्ट होता है। क्या होता है भाई, बायोप्लास्ट होता है। और कब कहता है, इसके 12 साल बाद में कहता है, मतलब 1894 में कहता है। ठीक काम की बात। अब यहां तक बात जमीनी तो एक वैज्ञानिक आ गया जिसका नाम था सी बेंडा। कौन था, सी बेंडा। और वो 1897 के अंदर इस कोशिकांग को क्या नाम दे देता है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे देता है। क्या नाम दे देता है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे देता है। याद रखना क्या नाम दे देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो रट्टा लगाओगे या नहीं लगाओगे, बिल्कुल काम की बात रही या नहीं रही, बहुत इंपॉर्टेंट रहा ना। ये तो इसकी खोज के बारे में बात चली हमें कि किस प्रकार से इसकी खोज हुई। अब इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अगले ने क्या कहा कि क्रिस्टी किस में पाई जाती है। तो देखो जब माइटोकॉन्ड्रिया के मैं डायग्राम की बात करना चाहता हूं, तो देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया साहब हो गया। अब इसकी इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं, रट्टा लगा लेना भाई साहब, अंगुलीनुमा जो उभार पाए जाते हैं, प्रवर्ध पाए जाते हैं, इन्हीं को तो किसके नाम से जानते हैं, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इन्हें क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आया। अब देखो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अब उस टाइम ये पूछा गई क्रिस्टी किस में पाई जाती है, इस बार अगला पूछेगा कि F1 कण किस में पाए जाते हैं, तो भी आपको बताना है कि किस में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। बोलो याद रखोगे या नहीं रखोगे, रखना पड़ेगा। और बताओ साहब, तो इस F1 कण को लाडले ऑक्सीसोम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ऑक्सीसोम के नाम से भी जानते, याद रहेगा। अब काम की बात सुनो, ये इसका जो आधात्री मैट्रिक्स है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज बता के जा रहा हूं, इसके अंदर खुद का देखो, इसके अंदर 70S प्रकार का आरएनए पाया जाता है और खुद का वर्तुल डीएनए पाया जाता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होने के कारण से इसको अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहते हैं, ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कौन सा है, तो आपको दो एग्जाम्पल याद रखने, एक हरित लवक और एक माइटोकॉन्ड्रिया। दो कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनमें खुद का डीएनए होता है और 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। बोलो इंपॉर्टेंट रहा या नहीं रहा। और काम की बात, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, श्वसनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। याद रख लेना लाडले, यानी श्वसन की जो क्रेब साइकिल होती है, कौन सी साइकिल होती है, क्रेब साइकिल जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही संपन्न होती है। तो कई बार पूछा जाता है कि क्रेब साइकिल किस में संपन्न होती है, तो आपको बताना होगा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ये अपने पास में दूसरे ऑप्शन का पोस्टमार्टम रहा। भाई साहब पोस्टमार्टम मैंने इस कदर कर दिया कि बोर्ड पर जगह नहीं है 3 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन को बताने के लिए। देखो ध्यान दो, ये जो लिखा हुआ है अंतर्प्रद्रवी जालिका, 1945 के अंदर एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम था कीथ पोर्टर। याद रख लेना भाई साहब, कौन था, कीथ पोर्टर था, जिन्होंने अंतर्प्रद्रवी जालिका की खोज कर दी थी। बोलो याद रहेगा या नहीं रहेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा। दो प्रकार की होती है, एक होता है SER और एक होता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करना और वसा लिपिड का संश्लेषण करना। ये इसके महत्वपूर्ण काम माने जाते हैं। याद रखना, कोशिका का अंतःकंकाल भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाती है। दोस्तों बात करते हैं हरित लवक की, तो 1885
1885 के अंदर एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था सिम्पर, और सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज कर दी थी? हरित लवक की खोज कर दी थी। तो पहले क्वेश्चन का ये था आपके सामने पोस्टमार्टम, जो रीट 2025 के लिए एक ऐसी खुराक साबित होगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। अब देखो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या बात है साहब, कीटाहारी पादप कौन सा है? कस्कुटा है, देखो कुस्कुटा नहीं कस्कुटा, यूट्रिकुलेरिया, मोनोट्रोपा, ओरोबेंकी। ये चार ऑप्शन मतलब कब आए थे? रीट 2017 में था, जो एग्जाम 2018 में दूसरा क्वेश्चन साइंस का ये था। क्या कहना चाहता? कीटाहारी पादप। देखो यहां तो आपको पहले जानना होगा किसके पास में, बी नंबर ऑप्शन के पास में जाना होगा। यानी कीटाहारी पादप कौन सा होता है? यूट्रिकुलेरिया होता है। दोस्तों याद रखना, ये यूट्रिकुलेरिया राजस्थान में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? राजस्थान में। और इसकी यदि मैं बात करना चाहूं तो देखो थोड़ा सा ध्यान देना, इस जो यूट्रिकुलेरिया का जो पादप जो होता है, इस पादप का जो जूस होता है वो खांसी में काम आता है, खांसी के निदान में काम आता है, याद रख लोगे। अब देखो साहब मोनोट्रोपा कस्कुटा की बात करते हैं। देखो कस्कुटा के साथ में एग्जाम्पल, मैं ऐसा एग्जाम्पल सेट करके जाऊंगा जो पूरी संभावना रखता है। याद रखना दोस्तों, कस्कुटा और अमरबेल दोनों परजीवी पौधे हैं। कैसे पौधे हैं? परजीवी पौधे हैं। देखो काम की बात सुन लेना, गड़बड़ मत कर देना। यूट्रिकुलेरिया कौन सा पौधा है? कीटाहारी पौधा, जो कीट को खाता है। और इस यूट्रिकुलेरिया के बारे में बात करो ना बेटा, तो देखो नाइट्रोजन की कमी वाले दलदल क्षेत्र में पाया जाता है। ऐसा दलदल क्षेत्र जहां नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पर कौन पाया जाता है? आपका यूट्रिकुलेरिया। दोस्तों याद रखना, इसके स्थान पर क्या आ सकता है? तो मैं कुछ और पादप बता देता हूं जो क्या होते हैं, कीटहारी पादप होते हैं। तो मैं कहता हूं कि रट्टा लगा करके जाना, भूल मत जाना ड्रोसेरा को, भूल मत जाना डायोनिया को, भूल मत जाना घटपर्णी पादप को। किसको? घटपर्णी पादप को, जिसको किसके नाम से जानते हैं? निफेंथीज के नाम से जानते हैं। गढ़े जैसी पत्तियां होती हैं, जैसे कीट अंदर जाते हैं ऊपर से ढक लेता है और उसका अपघटन करके नाइट्रोजन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो बात समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल समझनी है दोस्तों। देखो कस्कुटा अमरबेल तो परजीवी पौधे हैं, और यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, डायोनिया, घटपर्णी जिसको निफेंथीज कहते हैं, ये कैसे पौधे होते हैं? कीटाहारी। साहब ओरोबेंकी क्या है? तो देखो ओरोबेंकी के साथ में याद रख लेना स्ट्राइगा आ सकता है, और ये दोनों ही परजीवी प्रजाति के फल हैं। परजीवी प्रजाति के क्या हैं? फल हैं। तो ये लो दूसरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम रीट 2025 के लिए एक और खुराक आपके लिए मैंने तैयार है कर दी। अब दोस्तों बात कर लेते अगले धमाके की। देखो क्या कह रहा है कि सौर मंडल में लाल ग्रह कौन सा है? मैं डेफिनेटली आपको बता के जा रहा हूं, जितने भी ग्रह हैं उनको एक गिलास पानी में घोल करके पी जाना। ग्रह से एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। डेफिनेटली आप मेरे से आकर के कमेंट कर लेंगे, एग्जाम के बाद में मैं आपसे रूबरू हो जाऊंगा। ग्रह का एक क्वेश्चन आपके रीट 2025 में छप जाएगा, परी में भी छपेगा, मेंस में भी छपेगा। क्या कहता है कि सौर मंडल में लाल ग्रह कौन सा है? क्या भाई साहब बुध है, शुक्र है, मंगल है, या फिर शनि है? देखो अब आपको पहले तो मैं करेक्ट आंसर के पास में लेके जाता हूं कि देखो यहां पर अपने पास में करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी मंगल ग्रह को कैसा ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह। साहब क्यों कहते हैं इसको लाल ग्रह? तो देखो आपको याद रखना है, यहां पर लोहा युक्त मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना? कैसी मिट्टी पाई जाती है? लोहा युक्त। मैं लिख देता हूं आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। साफ कैसा पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए तो इसको कैसा ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। अब काम की बात सुन लो इस मंगल ग्रह के बारे में। इस मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, एक का नाम तो है फोबोस और एक का नाम है डिमोस, ठीक है ना? ये अपने पास में पहला और ये अपने पास में दूसरा। बोलो याद रखना, रख लोगे ना आराम से। यानी मंगल ग्रह जो होता है ना वो लाल ग्रह कहा जाता है उसको, और आग का गोला सा होता है एक प्रकार से, क्योंकि इसके ऊपर आयरन युक्त मिट्टी पाई जाती है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, और इसके ऊपर दो उपग्रह हैं इसके दो, एक का नाम फोबोस और दूसरे का नाम कैसा है? डिमोस। साहब बुध के बारे में कोई चर्चा? तो देखो बुध के बारे में यदि बात करते हैं तो सबसे छोटा ग्रह है। पहला पॉइंट तो आपको यह रखना है, बुध के बारे में क्या है? सबसे छोटा ग्रह, याद रह जाएगा, मतलब सूर्य के निकटतम ग्रह। एक और बात, दूसरा पॉइंट इसका क्या है? यह सूर्य का निकटतम ग्रह है, बिल्कुल सूर्य का निकटतम ग्रह। याद रखना दोस्तों, इसका परिक्रमण काल यानी इसका जो घुमाव का जो टाइम पीरियड होता है वो सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। याद रखना दोस्तों, और बात कर लेते, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो आपको याद रखना सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है।
और ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, इसका परिक्रमण काल सबसे कम होता है और इसका कोई उपग्रह नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह। देखो शुक्र ग्रह की बात करते हैं। शुक्र ग्रह की यदि बात करें तो इससे देखो क्या कहते हैं, इसे पृथ्वी की बहिन कहते हैं साहब। इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहिन। इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। आगे बात समझ में, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं पाया जाता है। याद रख लोगे, पृथ्वी की बहिन के नाम से किस ग्रह को जानते हैं, शुक्र ग्रह को। इसे जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। दोस्तों याद रखना, इसे सांझ का तारा, किसका तारा कहते हैं, इसे सांझ ओब्लिक भोर का तारा भी कहा जाता है। तो ये बात हमने किसके बारे में जान ली, शुक्र ग्रह के बारे में। अब दोस्तों शनि ग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। देखो शनि ग्रह की बात करें ना, तो इसके उपग्रह की बात कर लूं मैं पहले तो। इसके अंदर 53 उपग्रह पाए जाते हैं, ठीक है ना। और शनि ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है। कैसा ग्रह कहा जाता है, पीला ग्रह कहा जाता है। और काम की बात करते हैं तो इसके अंदर सुनहरी वलय पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, सुनहरी वलय पाई जाती हैं। जब इस शनि ग्रह को देखा गया दोस्तों, तो क्या सामने आया, इसके अंदर हाइड्रोजन, इसके अंदर हीलियम और इसके अंदर मीथेन गैस देखने को मिली। याद रख लेना, इसलिए इसको किस ग्रह के नाम से जानते, सुनहरे ग्रह के नाम से जानते। तो ये था अपना ये क्वेश्चन जिसके बारे में हमने पोस्टमार्टम किया। अब दोस्तों देखो एक शानदार सा क्वेश्चन आया था, डॉट्स किसका लघु स्वरूप है, यानी किसकी शॉर्ट की है। ये डॉट्स के बारे में बात कर रहा है। पहला ऑप्शन था प्रत्यक्ष प्रक्षेप्य उपचार, और ये देखो सववधु लिखा है यहां पर, थोड़ा सा पढ़ लेना लाडले, इसको लघुपथ के नाम से जानते हैं। प्रत्यक्ष प्रक्षेपित उपचार योजना था, दूरस्थ उपचार कार्यक्रम था। तो याद रख लेना, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम यदि इसकी बात करें तो डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स की बात करेंगे, और इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष प्रक्षेपित उपचार लघुपथ, यानी यहां पर अपने पास में 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। यह था 2017 का पेपर का साइंस का शानदार सा क्वेश्चन। देखो कौन सा भोजन समूह है किलो कैलोरी प्रति ग्राम के आधार पर ऊर्जा का प्रचुरतम स्रोत है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा कैलोरी के रूप में ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन साफ पहला दिया इसने, अनाज, मिलेट एवं दालें, सब्जियां एवं फल। फिर कह रहा कि दूध, दुग्ध उत्पाद, अंडा, मांस और मछलियां, तेल, वसा और दृढ़ फल और तिलहन। दोस्तों ऐसा यहां पर इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं ताकि आप कभी नहीं भूलें। पहली बात तो यहां पर डी ऑप्शन होगा। देखो मैं जब 1 ग्राम तेल या वसा लेता हूं, देखो तेल ले लिया, इसका मतलब मैं किसकी बात करूंगा, वसा की। तो याद रखना 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो मैं बात कर लेता हूं कार्बोहाइड्रेट की। किसकी बात कर लेता हूं, कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूं। जब बराबर यूनिट लेता हूं 1 ग्राम, तो देखो इसके अंदर अपने पास में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और दोस्तों काम की बात, यदि मैं प्रोटीन की बात करूं, किसकी बात करूं, प्रोटीन की बात करूं, और 1 ग्राम लूं, तो यहां पर 4.0 यानी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हुआ ना पोस्टमार्टम। लेकिन हम सबसे ज्यादा मात्रा में किसको ग्रहण करते हैं, तब उत्तर चेंज हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। क्योंकि गेहूं है, बाजरा है, रोटियां जितनी भी है, जो चीजें हम खाते हैं, आलू वगैरह वगैरह, कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा सेवन करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है, तो आपको घोल करके पी लेना है, तेलों से, वसा से ज्यादा एनर्जी मिलती है। इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर हुआ उस समय निकल के आया था डी ऑप्शन। बात कर लो ल्यूटिनकारी हार्मोन एलएच की बात कर रहा है के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मेरे दोस्तों याद रखना, अंतःस्रावी ग्रंथियों से एक क्वेश्चन पक्का पक्का यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अच्छी तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ के जाना है। क्या कहता है, ये लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उद्दीपित करता है। यह एक तंत्रिका हार्मोन है, एक ग्राफी पुट्टिका से स्रावित होता है, एफएसएच के साथ संक्रमण नहीं दर्शाता है। ये ऑप्शन यहां पर एलएच के बारे में दिए हुए थे। देखो दोस्तों याद रखना, यहां पर 1 नंबर ऑप्शन तो हुआ था राइट, ठीक है ना, ए ऑप्शन राइट था। मैं एलएच की बात करता हूं। देखो एलएच हार्मोन जो होता है, पॉइंट को पकड़ लेना, एलएच हार्मोन जो होता है वो पुरुष के लिए भी काम करता है और महिला के लिए भी काम करता है, ठीक है ना। अब पुरुष के लिए यदि मैं बात करूं तो पुरुष के अंदर वृषण के अंदर, किसके अंदर, वृषण के अंदर, ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बता के जा रहा हूं मेरे दोस्तों को। वृषण के अंदर एक कोशिका होती है जिसका नाम होता है लीडिंग कोशिका, अंतराली कोशिका, याद रहिएगा। और इस कोशिका से ये टेस्टोस्टेरोन, कौन सा हार्मोन,
टेस्टोस्टेरोन, जिसको आजकल कहने लग गए पूंजन हार्मोन, जिसको कहने लग गए एंड्रोजन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। और महिलाओं की यदि बात करें तो देखो उसके अंदर ग्राफियन पुटिका, यानी कौन सी पुटिका, ग्राफियन पुटिका निर्माण को प्रेरित करता है, अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, याद रखना अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, और कार्पस ल्यूटियम निर्माण को प्रेरित करता है। यह क्वेश्चन आया था। इस प्रकार से इसका पोस्टमार्टम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, लैंगिक व अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण कार्य नीति क्या कहलाती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, उनके बीच में कोई कनेक्टिव लिंक लेकर के आते हैं एकांतरण की, पीढ़ी एकांतरण का नाम आता है। बहुभ्रूणता, अनिषेक जनन, विषम युग्मन, असंतक जनन, ये क्वेश्चन आया था। पहले बात तो देखो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर की यदि मैं बात करूं तो उस समय था ये इसका सी ऑप्शन राइट, यानी इसको क्या कहा जाता है, विषम युग्मन कहा जाता है। अब देखो बहुभ्रूणता दिया हुआ है, तो दोस्तों याद रख लेना 1719 के अंदर 1719 में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था ल्यूवेनहोक, और ल्यूवेनहोक ने संतरे में सबसे पहले बहुभ्रूणता की खोज की थी। किसमें की थी? संतरे में बहुभ्रूणता की खोज की थी। ऑप्शन नंबर 2 के बारे में बताओ सर, अनिषेक जनन क्या होता है? तो देखो बिना निषेचन के, देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के अंडे का, देखो अंडे का क्या हो जाता है, भ्रूण में बदल जाना, अंडे का भ्रूण में बदल जाना अनिषेक जनन कहलाता है। यह मुख्यतः कीटों में देखने को मिलता है, कुछ आवर्तबीजी पादपों में देखने को भी मिलता है। यह क्वेश्चन आया था। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है। देखो यहां पर कुछ मेथड्स की बात करेंगे, यानी जो गणित की जो शिक्षण विधियां हैं वहां और विज्ञान की जो शिक्षण विधियां आपस में मिली हुई थी, तो किस प्रकार के क्वेश्चन यहां पर देखने को मिले थे। क्या कह रहा कि भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ज्ञान से, अनुप्रयोग से, अनुन्मूलन से और बोध से। तो देखो किसकी बात कर रहा है? भावात्मक पक्ष की बात कर रहा है। ब्लूम नामक एक वैज्ञानिक आया था जिसने भावात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, 3 पक्षों की बात की थी। तो और वो किससे संबंधित था? अनुमूल्यन से संबंधित था। तो यहां पर करेक्ट आंसर उस समय निकल के आया सी ऑप्शन। दोस्तों अब देखो मैंने यहां पर लिखा है, इसकी व्याख्या की है कि प्रोफेसर था B.S. ब्लूम ने अपने पुस्तक, इसकी एक पुस्तक थी टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ब्लूम की किताब के बारे में जरूर याद कर लेना। इन्होंने क्या काम किया था? वर्गीकृत किया और उद्देश्य को 3 भागों में बांटा, जो मैंने आपको बता दिया, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। आगे बात समझ में। और भावात्मक पक्ष के जो शैक्षिक उद्देश्य थे वो मैंने आपके लिए यहां पर एक डोज के रूप में रख दिया साहब, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको जान सकते हैं। कौन कौन से? आग्रहण होगा, अनुक्रिया करना, आंकलन, धारणा विचार, संगठन और व्यवस्थापन की बात करेंगे। इस प्रकार से वो लेकर के आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है? देखो उत्तम परीक्षण, हम जब बच्चे की कॉपी जांच करते हैं तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगला कह रहा कि नहीं है, और दोस्तों नहीं पकड़ लेना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। कई बार हम जल्दीबाजी में सत्य असत्य नहीं है इनके बारे में गलतियां कर जाते हैं। अगला कह रहा कि उत्तम परीक्षण करना, भाई साहब आपको कॉपी ढंग से चेक करनी है, उस बच्चे का आंकलन ढंग से करना है, तो आप उसमें किसको महत्व नहीं देंगे ये पूछना चाह रहा है। क्या विश्वसनीयता नहीं रखोगे? योजना, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता। पहले तो आप सोचो, आपके लिए मैं जैसे 5 सेकंड का समय देता हूं, आपके दिमाग में इन 4 ऑप्शन को देखते ही कौन सा आता है? याद रखना दोस्तों, शिक्षण विधि के अंदर ऑप्शन है ना, 1 से 2 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे आपको, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वहां हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो तभी कर पाएंगे हम जब लगातार प्रैक्टिस करेंगे, लगातार एमसीक्यूज क्वेश्चन निकाल लेंगे, लगातार हम बहुत अभ्यास कर लेंगे। देखो दोस्तों, विश्वसनीयता होनी चाहिए उसके अंदर, बात सही है, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए पेपर के अंदर, और विभेदकारिता भी होनी चाहिए। लेकिन कोई टीचर की योजना नहीं होनी चाहिए कि राम नाम का बच्चा है, कक्षा में सबसे होशियार है, कॉपी चेक करो, 10 में से 10 टिका दो साहब। ये बिमला तो पढ़ती नहीं है, इसके तो 3 ही देने साहब, 3 टिका दो ना साहब। योजना नहीं बना सकते आप, प्लानिंग नहीं कर सकते पहले से कि बच्चा, उसके नाम से नहीं जानोगे आप, उसकी मतलब कॉपी का आंकलन है ना, एक उत्तम परीक्षण आपको करना पड़ेगा।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा मैंने, एक उत्तम परीक्षण की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। साहब इसका स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलें, क्योंकि ये 2025 का एक गिलास पानी में घोल करके पीने वाला एक कैप्सूल और दे देता हूं मैं। देखो वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल, देखो इसके अंदर वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए साहब, बिल्कुल होना चाहिए यहां पर, है ना। और इसके अंदर और बात कर लेता हूं, ध्यान देना, इसके अंदर विश्वसनीयता, वैधता, हाँ भाई साहब बहुत शानदार लिखा हुआ है। विवेदकारिता, व्यापकता, व्यवहारिकता तथा उपयोगिता, मूल्यांकन की सुगमता, प्रशिक्षण लेने में सरलता, ये सारे के सारे इसके महत्वपूर्ण फीचर हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब दोस्तों देखो क्या है, प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है। प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का उदाहरण देखो, यहां से भी पूछा जाएगा। प्रक्षेपी जो विधियां हैं वहां से क्वेश्चन पक्का पक्का आने वाला है दोस्तों। तो आप गलती नहीं करना, यहां पर बुलेटिन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चार्ट और मॉडल दिया हुआ है। देखो यहां पर ये जो OHP है जिसको हम बोलते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर, वो तो इसका करेक्ट आंसर निकल के आया था, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन होगा इसके अंदर। लेकिन देखो दोस्तों, बुलेटिन बोर्ड की बात करें, ब्लैक बोर्ड की बात करें, मॉडल दिखा दूं मैं आपको, कोई चार्ट दे दूं आपको, भारत का मानचित्र दे दिया मैंने, राजस्थान का मानचित्र दे दिया, भारत का नक्शा दे दिया, ग्लोब दे दिया मैंने आपके हाथ में, वो है अप्रक्षेपी। वो कैसी है, अप्रक्षेपी। लेकिन ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात करें, जैसे आप इस स्मार्ट बोर्ड के ऊपर पढ़ पा रहे हैं, ये जो चीजें हैं ना, और जैसे मतलब मोबाइल फोन है, ये सारे के सारे चीजें किस में आ जाते हैं, प्रक्षेपी में आ जाती हैं दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों, ध्यान देना, को महत्व प्रदान करती है। मानसिक निष्कर्षों, दिमाग से कौन कौन से निष्कर्ष, देखो आपके सामने, व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि और यहां पर प्रयोगशाला विधि। देखो किसकी बात कर रहा है अगला, मानसिक निष्कर्षों को महत्व देती है, दिमाग पर जोर लगाने वाली, इनमें से कौन सी विधि है। इसका करेक्ट आंसर कौन दे सकता है, आप दिमाग लगाओ, आप सोच सको इसके बारे में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर निकल के आया था समस्या समाधान विधि, सी ऑप्शन। मतलब क्या है, इसमें टीचर क्या काम करेगा, बच्चे के सामने कोई टॉपिक दे देगा, समस्या रख देगा, और बच्चा क्या काम करेगा, अपनी अभिरुचि के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, ध्यान से समझना, अपनी रुचि के अनुसार और अपनी शक्ति के अनुसार, पावर के अनुसार उसका समाधान ढूंढने में व्यस्त हो जाएगा, लग जाएगा, और उसके दिमाग का क्या होगा, विकास होगा। इसलिए यहां पर समस्या समाधान विधि को करेक्ट माना गया था। अब एक खुराक और देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है। ये क्या लिखा है, एक के अंतर नहीं, अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है। साहब वैज्ञानिक नियम आते हैं, वैज्ञानिक अभिवृत्ति आती है, परिकल्पना बनाना, प्रयोग करना, ये 4 ऑप्शन आए थे। और यहां पर बात करो कि इसमें करेक्ट क्या हो सकता है, तो दोस्तों याद रखना, वैज्ञानिक नियम बनाना जो होता है वो विज्ञान का प्रोडक्ट माना जाता है। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है। इसमें से कौन सी विधि काम में लेंगे जिसमें सारे के सारे घटक शामिल हो जाएंगे। दल शिक्षण, सूक्ष्म मस्तिष्क उद्वेलन और अभिक्रमित अनुदेशन। दोबारा पढ़ लेना अच्छे से, निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मानसिक उद्वेलन होगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार की शिक्षण की व्यवस्था की जानी है। देखो दोस्तों, सूक्ष्म की, दल की, निदानात्मक और उपचारात्मक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता देता हूं, परीक्षण से तो एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा। क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत, पहले उसको आपने निदान कर लिया, तो हमें पता है ये घुंघवाने की कोई बात ही नहीं है। यहां पर क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ था, निदान लिख दिया, और निदानात्मक परीक्षण के बाद में उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है। तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट निकल के आया था। एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त कर किया है, यह क्या कहलाती है। देखो कितना शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्रमबद्ध प्रक्रिया यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया। इसको प्रशिक्षण कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं, निदान कहते हैं, प्रयोग कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना और रट्टा लगा लेना, इस विधि को मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन को आपको लॉक करना होगा। छोटी सी व्याख्या जो डेफिनेशन के रूप से है, आंतरिक एवं बाह्य मानदंडों के आधार पर निर्णय करके सीखे गए ज्ञान को की जांच करना मूल्यांकन कहलाता है। दोस्तों याद रखना, आंतरिक व बाह्य मानदंडों के आधार पर निर्णय करके सीखे गए ज्ञान का जांच करना मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है यहां पर,
परिभाषित करना, ध्यान से समझना, क्रियासूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है। देखो भावात्मक से है, मनोक्रियात्मक से है, संज्ञानात्मक से है, या फिर भावात्मक एवं मनोक्रियात्मक से है। यहां पर आपको पकड़ना पॉइंट को, और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने आया था। देखो दोस्तों, परिभाषित करना, हम किसी चीज की परिभाषा देते हैं तो अपने संज्ञान में वो चीज होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? संज्ञान में। तो ये किससे संबंधित हुआ था? संज्ञानात्मक से। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट निकल के आया था मेरे दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन था। 21 नंबर, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के निम्नलिखित पद में कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाए जाने की विषय वस्तु से संबंधित था? शिक्षण पद, प्रस्तावना, परीक्षण और अभ्यास पद। पक्का पक्का याद कर लेना। एक पॉइंट मैं बता देता हूं, ये जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन था, ये स्किनर ने 1954 में दिया था। कब दिया था? 1954 में दिया था, 1954 में दिया था स्किनर नामक वैज्ञानिक ने, जो अमेरिकी वैज्ञानिक था। और ये शिक्षण पद से शामिल है साहब। ए नंबर ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। अब देखो दम लगा देंगे। अब थोड़ी देर पहले शिक्षण विधियां आ रही थी तो मेरे दोस्तों को ऐसा लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन, लेकिन मैं हर एक क्वेश्चन की व्याख्या करते हुए चल रहा था। 0.75 किलोग्राम बिल्कुल दिया साहब। क्या दिया? द्रव्यमान का एक पिंड है। तो देखो पिंड का द्रव्यमान दिया अगले ने, पिंड का क्या दे दिया? द्रव्यमान। और द्रव्यमान को किससे लिख देते हैं? एम से। ठीक है साहब। छत से टंगी डोरी से लटका हुआ है, ये लो साहब, ये इस प्रकार से कोई पिंड है, छत से लटकी हुई डोरी से, देखो डोरी से लटका हुआ है, टंगी हुई डोरी से। डोरी का पिंड पर लगा बल ज्ञात कीजिए। डोरी का पिंड के ऊपर लगा बल ज्ञात कीजिए। देखो आपको क्या क्या दे रखा है, यहां पर हम बात करते हैं। देखो हम यहां पर क्या काम करेंगे, यहां पर जो बल लगा उसको मानेंगे F, यानी डोरी पर, पॉइंट को पकड़ना, यानी डोरी द्वारा पिंड पर लगा बल। तो देखो डोरी द्वारा लगा जो बल है उसको मान लिया मैंने F, F बराबर मैंने क्या ले लिया? mg। ठीक है ना। अब देखो m का मान तो हमें उसने दे दिया 0.75, लेकिन g का मान तो हमें नहीं दिया। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप इसको 10 भी ले सकते हैं यदि नहीं दिया हो तो, लेकिन हमें तो इन आंसर में, इन ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर ढूंढना है। अब देखो 0.75 को मल्टीपल कर देना आपको 9.8 से, करके देखो साहब, यहां पर अपने पास में 40 हो गया, और 56 60 हो गया, यहां पर 45 हो गया, और 63 और 4 कितना हो गया भाई? 67 हो गया। तो मेरे पास में देखो कितना निकल के आ गया। ध्यान देना भाई दोस्तों, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये अपने पास में साहब आ रहा है, यानी कितना आ रहा है? 7.35। किसी ऑप्शन में है क्या साहब? बिल्कुल है, बी ऑप्शन होगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन आया था। तो आपको बल वाला टॉपिक भी ढंग से पढ़ के जाना है। अब क्या कह रहा है? एक दोलन करते हुए एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखो एक घड़ी का पेंडुलम बना लेते हैं इस प्रकार से साहब। ये पेंडुलम है, ये दोलन कर रहा है, मैं कह रहा हूं पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक, और ये इसकी जो मिड पॉइंट आ गया। ठीक है ना। अब क्या कहना चाहता है कि अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, माध्य अवस्था में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, और माध्य अवस्था के अंदर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। दोलन गति, आवर्ती गति के बारे में आपको अच्छे से जानना होगा। एक पॉइंट पकड़ लो, जैसे देखो मैंने इस पेंडुलम को यहां से लेकर के गति करवाया, मैं ए पॉइंट पर लेकर के आया। बात समझ पा रहे हो? जैसे जैसे मैं ए की ओर बढ़ूंगा, ध्यान देना, जैसे जैसे मैं ए की ओर बढ़ूंगा, गतिज ऊर्जा का मान कम होता जाएगा और स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। और जब ये ए पॉइंट पर जाकर के स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तो हमें पता रुक गया ना। किसी वस्तु की स्थिति के कारण, किसी वस्तु में स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और उसी वस्तु की गति के कारण से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी की यदि मैं बात करूं तो E के बट्टा 1/2 mv² याद रख लेना। और यदि मैं किसकी बात कर जाऊं, मैं किसकी बात कर जाऊं, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा की EP के बराबर चला जाऊं मैं, तो मैं किसको लेकर के जाऊंगा? mgh को लेकर के जाऊंगा। ये दो फॉर्मूले मैं यहां पर आपको अतिरिक्त बता के जा रहा हूं। गतिज ऊर्जा बराबर ये होता है और स्थितिज ऊर्जा बराबर ये होता है। तो दोस्तों यहां पर हमने क्या जाना कि अधिकतम विस्थापन में स्थितिज ऊर्जा का मान तो हो जाएगा अधिकतम, और गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? न्यूनतम। बोलो समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल शानदार खुराक थी।
अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है। आपको चार ऑप्शन दिए थे और मैं कहता हूं कि टेम्परेचर से संबंधित क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा, या तो सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज कर देगा या फिर फ़ारेनहाइट में पूछ लेगा। तो आपको ये पॉइंट भी पकड़ लेना है। क्या कह रहा है कि देखो माइनस का 8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 8 डिग्री सेंटीग्रेड और 8 डिग्री केल्विन और 8 डिग्री आर लिखा हुआ है। ये आपके पास में कुछ टेम्परेचर दिए हुए हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं एक छोटी सी बात की कि माइनस का 273, देखो ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, 273 डिग्री पॉइंट, देखो क्या आ गया अपने पास में, ध्यान देना 1.5, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर, और इस पॉइंट को पकड़ लेना, प्लस का 273.1.5 केल्विन और बराबर का 0 डिग्री होता है। और इसको किसके नाम से जानते हैं, इसको परम शून्य ताप के नाम से जानते हैं। पॉइंट को पकड़ पा रहे हो ना। लेकिन देखो इससे एक पॉइंट को पकड़ना, देखो तापमान की अधिकतम तापमान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम तापमान इससे कम नहीं हो सकता। पकड़ पा रहे हो, यानी ये केल्विन में ही रहना चाहिए। तो देखो यहां पर जो 3 नंबर ऑप्शन जो है ना माइनस में दिया हुआ है, वो इसका करेक्ट आंसर होगा कि माइनस का 8 केल्विन टेम्परेचर नहीं हो सकता। तो पॉइंट पकड़ लेना, माइनस के 273.1.5 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, प्लस के 273.15 प्लस के बराबर होता है, और मतलब परम शून्य ताप के बराबर होता है। ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट देखो भाई, 1 जूल तुल्य होता है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, लेकिन हमें कुछ यूनिट पकड़नी पड़ेंगी। देखो दोस्तों याद रखना इसको कैसे करते हैं, 1.4, ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट देके जा रहा हूं। 1.4 जूल जो ऊर्जा है, जूल जो है वो 1 कैलोरी के बराबर होता है। कितने कैलोरी के बराबर होता है, 1 कैलोरी के बराबर। अब मुझे तो 1 जूल का मान निकालना है साहब, तो मैं क्या काम करूंगा, 1/4.2 कैलोरी लिख दूंगा यहां पर। अब ऑप्शन में देखो, कहीं ऑप्शन में मिल रहा है क्या साहब, 4.2 किलो कैलोरी, 4.2 किलो कैलोरी, यहां पर ये किलो कैलोरी, और देखो डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, 1 डी ऑप्शन, यानी यहां पर अपने पास में 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1/4.2 कैलोरी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो जो कितना शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, एक समतल दर्पण की, ध्यान से समझना, एक समतल दर्पण की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, एक समतल दर्पण की कोई वस्तु है, उसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 2 मीटर, कितनी दे रखी है, 2 मीटर, और यहां से पक्का पक्का क्वेश्चन बनने वाला है समतल दर्पण से। 1 मीटर होगी, 2 मीटर होगी, 4 मीटर होगी, 0.5 मीटर होगी। दोस्तों याद रखना, यदि किसी बिंब की ऊंचाई, देखो किसी वस्तु की ऊंचाई यदि h है ना, ये किसी बिंब की मान लेते हैं, किसी वस्तु की ऊंचाई मान लेते हैं, बिंब की ऊंचाई मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको ज्ञात करेंगे ना, तो इसके सामने जो भी आप दर्पण रखोगे उसकी ऊंचाई इसकी आधी हो जाएगी। अब याद रख लो सिंपल सा कि दर्पण की ऊंचाई आपको कितना लेना पड़ेगा, आधी लेना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि वो आदमी 2 मीटर लंबा था, तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, अपने पास में ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। तो 1 नंबर ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, पॉइंट पकड़ लेना। नेक्स्ट देखो भाई, ध्वनि का संचरण होता है, ध्वनि वाला टॉपिक पक्का पक्का आएगा। देखो ध्वनि की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 से लेकर के 20,000 इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा। यानी ध्वनि 3 प्रकार की, देखो कौन कौन सी, श्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि और कैसी ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि, 3 प्रकार की ध्वनियां होती हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में उनकी फ्रीक्वेंसी पाई जाती है। यह कह रहा है कि ध्वनि तरंगे होती किस प्रकार की है, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग होती है, अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग होती है, अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग होती है। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सी ऑप्शन यहां पर लॉक करना होगा, अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग के रूप में ये पाई जाती है। नेक्स्ट देखो भाई, 2017 का धमाका किस प्रकार से आपके सामने था, और ये 25 में आने वाला है, तो इसलिए अच्छे से इसको समझना होगा। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जहां पर यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों सीधा सीधा ऑप्शन के पास में जाना, डी ऑप्शन के पास में, लेकिन काम चलने वाला नहीं है। जरूरी नहीं कि ऑप्शन के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड ही मिल जाए। तो सर जी और बताओ, तो देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी झोली में डाल लेना, डाल लोगे। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को डाल लेना, बिल्कुल डाल देंगे। नाइट्रस ऑक्साइड को डाल लेना, ये लो जी, नाइट्रस ऑक्साइड को डाल लिया। दोस्तों कई बार ऑप्शन में जलवाष्प आ जाता है,
क्या आ जाता है? जलवाष्प। और हम तो समझते हैं कि जलवाष्प तो जल की एक भाप है, और ये कैसे हो सकती है? ओजोन गैस। और ये हमारी गलती हो जाती है, तो इसको तो भूलना ही नहीं है। यानी जलवाष्प, और कई बार आ जाता है यहां पर ओजोन O3। तो देखो अपने पास में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन, ये कुछ मैंने आपके सामने कौन सी गैसें रख दी हैं? हरित गैसें रख दी हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अमोनियम नाइट्राइट का सूत्र। देखो एक सूत्र पक्का पूछा जाएगा, है ना। एक बार एग्जाम में ऐसा पूछ लिया था कि जो टंगस्टन होता है उसका प्रतीक क्या होता है। अब साहब पूरी की पूरी आवर्सानी पढ़ ली, लेकिन टंगस्टन तो नहीं पढ़ा। अब यदि ये दे देता ना कि बल्ब का तंतु किसका बना होता है, बल्ब के अंदर जो तंतु पाया जाता है फिलामेंट, वो तो हम टूट कर गिर जाते और लिखते हैं वहां पर टंगस्टन। लेकिन टंगस्टन का पूछ लिया था तो टंगस्टन का होता है W। तो वैसे देखो यहां पर एक सूत्र पूछा जाएगा। ये कह रहा कि अमोनियम नाइट्राइट जो है, दोस्तों याद रखना, एनसीईआरटी हो चाहे आरबीएसई बोर्ड हो, 9th क्लास के दूसरे चैप्टर में चले जाना साहब। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि कक्षा 6 से लेकर के 12 कक्षा 12 तक की किताबों को फॉलो करना। मैं कहता हूं नंबर ऐसे आएंगे जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं हो। 2 नंबर चैप्टर में पूरा का पूरा समझाया हुआ है। NH4N होगा, NH4 ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसा होगा, हमें क्या पता कैसे होगा। तो यदि इसका थोड़ी सी संरचना यदि हमें पता चल जाए तो देखो एक पॉइंट को पकड़ लेना, अमोनियम जो आयन होता है उसकी वैलेंसी जो होती है वो +1 होती है। अब इसके साथ में कौन है साहब? नाइट्रोजन आया है। अब देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। इतना सा तो हमें रटना पड़ेगा। पहली कक्षा के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरी में हो गए 5। इसका मतलब इसको कितनी चाहिए? 3 चाहिए। लेकिन इस भाई साहब के पास में तो 1 है, यानी इसका कहने का मतलब ये 3 लेगा तो इसकी -3 संयोजकता हो गई। अब देखो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, मैं इसको कैसे बना दूंगा भाई साहब? इसका +1 और इसका -3 है। एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा हुआ है, इसको क्रॉस गुणा कर दो। कैसे गुणा कर दो? क्रॉस। यानी NH4 वाला तो किसके पास में चला जाएगा? N के पास में। और N वाली संयोजकता किसके पास में आ जाएगी? NH4 के पास में। मैंने लिख दिया साहब ये ऐसा कैसा। अब ये बना मेरे पास में, क्योंकि देखो यहाँ पर -3 था, मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ पर +1 था, मैंने लगा दिया। माइनस से प्लस कैंसिल हो गया अपने पास में, और नया फॉर्मूला निकाल के ले आया दोस्तों मैं यहाँ पर ये वाला। साहब आपने एक तो नहीं लगाया, एक लगाने की क्या आवश्यकता साहब? एक तो एक ही होता है। तो देखो यहाँ पर NH43N कहीं है क्या? NH43 कहीं N है क्या? C ऑप्शन में है या नहीं? कितना इजी साइंस है, चुटकियों में याद करने वाले हैं हम बहुत ही अच्छी तरीके से। 30 नंबर क्वेश्चन, कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त क्या है? देखो एकलक का मतलब होता है, देखो एकलक इकाई है, और एकलक इकाइयां मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? बहुलक का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? बहुलक का निर्माण करती हैं। एथिलीन ग्लाइकोल और एक्रिलोनाइट्राइल होगा, एथिलीन ग्लाइकोल और विनाइल क्लोराइड होगा, एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफिथेलिक अम्ल होगा, अम्ल है भाई साहब ये, और एथिलीन ग्लाइकोल और एसिटोनाइट्राइल होगा। दोस्तों याद रखना 3 बहुलक के बारे में बात कर रहा हूं, नाइलॉन 6, डेक्रोन, है ना, और रियोन। यहां से क्वेश्चन पक्का आने वाला है। रेयोन एक प्राकृतिक बहुलक होता है, और इस कृत्रिम, देखो ये डेक्रोन की यदि बात करूं तो इसका रट्टा लगा लेना, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। एथिलीन ग्लाइकोल और किस से बनता है? टेरेफिथेलिक अम्ल से बनता है। याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रखना दोस्तों। अब 31 नंबर क्वेश्चन, अमाशय का उपचार। देखो अमाशय की अम्लीयता था यहां पर, देखो पॉइंट को पकड़ना, अमाशय की अम्लीयता का उपचार करने में प्रयुक्त प्रति अम्ल है। अब एक तो ये पता होना चाहिए कि प्रति अम्ल क्या होता है। देखो प्रति अम्ल को वैसे एंटीसिड बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में एंटीसिड, जिसको हिंदी में क्या लिखा? प्रति अम्ल लिखा हुआ है। दोस्तों सीधा सीधा याद रखना, वे क्षारकीय घोल जो अम्ल के प्रभाव को नष्ट करने का काम करते हैं, कम करने का काम करते हैं, एंटीसिड कहलाते हैं। तो एक तो क्षारकों का घोल होता है। अब आपके सामने कास्टिक सोडा, देखो कास्टिक सोडा जो है ना, इसका फॉर्मूला बनता है NaOH, जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक पोटास एलम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पोटास एलम की। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला बनता है MgOH2, और लूनर कास्टिक, ये ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है ना दोस्तों? अब पॉइंट को पकड़ना है, इसका करेक्ट आंसर आया था C निकल करके। अब देखो मैंने एक परिभाषा दे दी आपको कि यानी वे क्षारकीय घोल जो अम्लीय प्रभाव को नष्ट करते हैं। तो ये भी तो क्षारकीय घोल है, ये भी क्षारकीय घोल है, ये भी क्षारकीय घोल है, इनको काम में क्यों नहीं लिया?
ये प्रबल क्षारक होते हैं दोस्तों, इसलिए कोशिका की आंतों के अंदर छेद कर देते हैं, इसलिए कम पीएच वाला क्षारक काम में लेना होता है। और मेरे सामने निकल के आया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच का मान होता है दोस्तों 10 और ये दुर्बल प्रकार का क्षारक होता है। कैसा क्षारक होता है? सर जी इसके अलावा कोई और भी है क्या जिसको एंटासिड के रूप में काम में ले सकते हैं? भाई साहब क्यों नहीं ले सकते? बेकिंग सोडा को काम में लेंगे जिसका सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से मानते हैं। यानी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को भी काम में लिया जाता है। बोलते हो ना इनो लीजिए, तुरंत 6 सेकंड में फर्क देखिए। ये सारा इनो है, सोडियम, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा और मीठा सोडा, खाने का सोडा और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को किसके रूप में काम में लेते हैं? एंटासिड के रूप में काम में लेते हैं। अमाशय की अम्लीयता को नष्ट करने के रूप में काम में लेते हैं। यह धमाका था राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक मात्रा, याद रखना दोस्तों, कोयला है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, इनके इस्क भी पूछे जाएंगे। कोयला का प्रकार आपको याद रखना है। कोयला 4 प्रकार का होता है, पीट कोयला, बिटुमिनी कोयला, लिग्नाइट कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला। सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है पीट कोयला और सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है एंथ्रेसाइट कोयला। किसके आधार पर? कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर। तो यहां पर अपने पास में डी ऑप्शन आएगा साहब। अब सर जी आपको कैसे पता चला? तो मैं आपको एक यहां पर इसका एक छोटा सा स्टेटमेंट दे देता हूं, ये रट लेना साहब, जो किसके बारे में बताना चाहता है आपको? कोयला के बारे में। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा बता रहा है। पीट में देखो 50 से 60% है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था? ये घटिया किस्म का कोयला है, ये घटिया किस्म का कोयला। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनमें से घटिया किस्म का कोयला कौन सा है? तो क्या होता है? पीट है भाई। लिग्नाइट में 60 से 70, बिटुमिनी में 78 से 86 और 94 से 98 तक कार्बन की मात्रा किस में पाई जाती है? एंथ्रेसाइट में पाई जाती है। बोलो याद रखोगे नहीं रखोगे? बिल्कुल रखना है मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट देके जा रहा हूं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण है? देखो किसकी बात कर रहा है? आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है। तो देखो पहला कौन सा है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन का नाम होगा, ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन का नाम होगा, ऑप्टिकल मार्कर रीडिंग का नाम होगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट का नाम होगा। डी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। बाकी की सारी जो है वो इनपुट डिवाइस होती है और ये आपके सामने आउटपुट डिवाइस है। पेनिसिलिन की खोज, अब बताऊं पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बताओ यहां पर कौन होने वाला है? देखो दोस्तों एक वैज्ञानिक आया 1928 के अंदर जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन होगा। ये जो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक है पेनिसिलिन की खोज कैसे करता है इसके बारे में मैं एक कहानी बता देता हूं। ये स्टेफिलोकोकस जीवाणु पर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है? जीवाणु के ऊपर काम करता है। तब वो क्या देखता है कि उसमें जो प्लेट काम में लेता है उस प्लेट के अंदर ऐसे से सफेद रंग की उसके अंदर वो क्या देख लेता है? परत देख लेता है भाई साहब। ऐसे सफेद रंग की परत बन जाती है उसके ऊपर। यानी कैसे रंग की परत बन जाती है? सफेद रंग की परत बन जाती है। यहां पर ऐसे सफेद रंग की परत देखता है और इस सफेद रंग की परत के कारण से इस जीवाणु की वृद्धि नहीं होती है। उसके दिमाग में है ये साला ऐसा क्या आ गया जिसके कारण से ऐसा होता है। तो इसने क्या काम किया? बैक्टीरिया को तो छोड़ दिया और सफेद रंग की परत के ऊपर प्रयोग करना शुरू कर दिया। और जब प्रयोग किया तो उसे पता चला साहब ये तो क्या थी? एक मोल्ड। और मोल्ड क्या होती है? कोई कवक होती है। और इसने इस कवक का अध्ययन किया तो इसके सामने आया कि ये कवक तो पेनिसिलियम नोटेटम है। ये कवक तो कैसी है? पेनिसिलियम नोटेटम कवक है। और इस कवक से एक रसायन प्राप्त हुआ जिसका नाम था पेनिसिलिन। क्या था? पेनिसिलिन। और जिसके कारण से इस बैक्टीरिया की वृद्धि नहीं हो रही थी। तब पता चला कि पेनिसिलिन को किसके रूप में काम में लेते हैं दोस्तों? इसको एंटीबायोटिक्स के रूप में काम में लेते हैं। किसके रूप में काम में लेते हैं? एंटीबायोटिक्स के रूप में। अब दोस्तों मैं यदि यहां पर पेपर बनाऊंगा तो ये दूंगा कि सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, तब आपको करेक्ट आंसर देना पेनिसिलिन थी। तो इस प्रकार से रीट 2017 का पेपर जो 18 में हुआ था उसमें ये साइंस के क्वेश्चन आए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब उन क्वेश्चनों को मैंने आपको बता दिया
कौन से टॉपिक से कहां से क्वेश्चन बना था, किस प्रकार से उस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं, उसके आसपास की कितनी बातें हम सीख सकते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम चलने वाले राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से L2 साइंस के लिए ऐसी खुराक लेकर के आया हूं, बहुत ही शानदार कंटेंट देकर के जाऊंगा। पहले हम पीछे के पूरे पेपर का पोस्टमार्टम करेंगे और उसके बाद में अपने पास में समय बहुत कम है, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए सीधा सीधा शॉर्ट्स में से वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको देके चला जाऊंगा जो आपको एग्जाम में छप जाएंगे और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। यानी कहावत है ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। बहुत कम समय में इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ पाएंगे दोस्तों, आप इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ पाएंगे। सीधा सीधा कहता हूं कि एनसीईआरटी को फॉलो कर लो, आरबीएसई बोर्ड को फॉलो कर लो, 6ठी से 12वीं तक की किताबों को अपने बगल में ले लो। और साइंस के लिए यदि और अधिक अतिरिक्त सारी जो चीजें आपको सीखनी है, मैं आपके साथ में जुड़ूंगा रेगुलर, डेली आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन ला करके दे दूंगा जो एग्जाम में आपके सामने मिलेंगे। बिल्कुल यदि आप इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहेंगे तो आप मेरे लिए एनर्जी पाउच का काम करेंगे और आपका एनर्जी पाउच जो है वो मुझे इतनी एनर्जी देगा कि मैं साइंस का ऐसा पोस्टमार्टम करूंगा जो आपकी एग्जाम को आराम से क्रैक करवा देगा। तो दोस्तों इस चैनल का विजिट करना नहीं भूलें। बिल्कुल इस चैनल के साथ में आपको जुड़ना है और अधिक से अधिक प्रयास करना है कि किस प्रकार से आप समय निकालें। समय यदि आप मेरे दोस्तों निकाल लेंगे और यदि आप अपने 40 से 45 मिनट मेरे को देते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो रीट है, चाहे वो मेंस एग्जाम हो चाहे रीट प्री एग्जाम हो, हम बहुत ही इजी वे में क्लियर कर लेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, डेफिनेटली आपको क्लियर करवा दूंगा। साइंस की पूरी चीजें हम पढ़ने वाले हैं जिसमें हम मेथड्स के बारे में भी जानेंगे और मेथड्स मेरे पास वो मेथड्स हैं जो एग्जाम में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मेथड्स जो आपको दे करके जाऊंगा जो बिल्कुल आपके एग्जाम में आ जाएंगे और आपका काम बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो एक बार फिर से मैं आग्रह करता हूं सभी दोस्तों से कि राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का विजिट करना नहीं भूलना है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और सबसे पहले आप उसका लाभ ले सकें और अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा सकें। तो दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करना है। जितने भी आपके पास में एजुकेटेड ग्रुप हैं, जो बच्चे आपके आसपास में प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं और उनको यूट्यूब के ऊपर ऐसी क्लास की आवश्यकता है जो आपका पूरा का पूरा कवर करवाए और ऐसी क्लास जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चले और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है उसकी रूपरेखा को लेकर के आगे बढ़े, बच्चों को आलतू फालतू की चीजों में नहीं फंसाएं, मतलब इर्द गिर्द जो चीजें वहीं तक पहुंचे और कहां क्वेश्चन बनने वाला है, कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, उनकी बातों को लेकर के आगे बढ़े। ऐसे चैनल के साथ का यदि आपको इंतजार है तो कहां इधर उधर भटक रहे हो, राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का विजिट तो करके देखिए, एक बार क्लास को ज्वाइन तो करके देखिए, क्वेश्चनों को एक्सप्लेनेशन की तह तक जाने का प्रयास तो कीजिए। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएगी मेरे दोस्तों। थैंक्स ए लॉट। ऐसे ही धमाकेदार क्लासों के साथ में मैं आपसे जुड़ता रहूंगा और आपके लिए बहुत शानदार कंटेंट लाता रहूंगा। शेयर करना नहीं भूलें, लाइक करना नहीं भूलें, बिल्कुल विजिट कीजिएगा। थैंक्स ए लॉट, धन्यवाद।